नमस्कार दोस्तों, द मेंटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ALP मैथ्स की फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो बैच है वो बहुत शानदार होने वाला है आप लोगों के लिए। आप यकीन करिए कि आपके अंदर जो मैथ का जो फोबिया है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम लोग, और मैथ आपको बिल्कुल एकदम ईजी सब्जेक्ट लगने लग जाएगा और कंप्लीट कोर्स होने के बाद ऐसा लगेगा कि मैथ में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे हम लोग डर रहे थे। इसी जोश के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ALP मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा रहेगा एवरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत। औसत का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो राशियाँ गिवन होती हैं उन राशियों में से एक को हम मानक मान लेंगे और उसी को मान के हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा औसत हमने जो वैल्यू ली है उससे वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा है और कितनी कम रहेगी। तो इसको हम लोग एक सूत्र से देखेंगे कि हमारे पास दो या दो से अधिक जितनी भी राशियाँ होगी उन राशियों को हम जोड़ देंगे। उन राशियों का जो योग आएगा उन योग में हमारे पास कितनी राशियाँ हैं उन राशियों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जैसे यहाँ पे औसत गिवन है हमें, तो राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या यहाँ पे गिवन है। सपोज दैट हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास में है राशियाँ कुछ है 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास 4 राशियाँ हैं। हमें इन राशियों का क्या करना है कि एवरेज औसत हमें ज्ञात करना है। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे राशियों का योग। 1 + 2 + 3 + 4 और हमारे पास राशियाँ कितनी है, 4 राशियाँ हमारे पास में। 4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 इनको चारों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड के बाद हमारे पास आएगा 1 + 2 हो गया 3 और 3 और 3 6 और हो गया 10। 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, हमारे पास आ गया 2.5। तो हमारे पास में जो 4 राशियाँ हमें गिवन थी 1, 2, 3 एंड 4, इनका जो हमारे पास एवरेज आया वो 2.5 हमारे पास में एवरेज आ गया। यदि इन्हीं राशियों को हम लोग देखें तो सिंपल तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि राशियाँ हमारे पास जैसे ऐसे होती 1, 2 और 3 राशियाँ, मतलब विषम संख्या में पर राशियाँ होती, तो जो मध्य की संख्या हमारे पास होगी वही हमारा क्या होगा, औसत होगा। लेकिन औसत कब होगा, जब राशियाँ हमारे पास लगातार होगी, तो ही ये कंसेप्ट हमारा काम करेगा कि 1, 2 और 3 इनमें मिड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मिड में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको हम सूत्र से देखते हैं कि 3 राशियाँ हमारे पास में थी 1 + 2 + 3 और कितनी राशियाँ हैं, 3 राशियाँ हमारे पास में है। 3 राशियाँ 1 + 2 3 और 3 6 डिवाइडेड बाई 3 = 2। और मैंने आपको क्या बताया कि यदि जो राशियाँ हमारे पास विषम संख्या में वो लगातार राशियाँ हैं तो मध्य की जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, औसत होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। इस चीज़ को और देखते हैं हम लोग आगे। अब कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं। एवरेज का मैंने आपको बता दिया कि एवरेज क्या होगा, हमारे पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ये जो बैच हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइंड है। जो कुछ टर्म्स हैं उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और कुछ जहाँ भी डाउट हो आप बता देना। उसमें कुछ चीज़ों को हम इंग्लिश में और हिंदी दोनों में बाय लैंग्वेज लेके चलेंगे। इस सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपन टोटल नंबर, ये मैंने आपको बता दिया कि राशियों का योग। औसत जो हमारा रहेगा, जो औसत है वो आएगा राशियों का योग, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, अपॉन राशियों की संख्या। ये मैंने आपको बता दिया। हमने एक एग्जांपल भी कर लिया कि राशियों का जो योग होगा उसमें क्या करेंगे, राशियों की संख्या का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, औसत आ जाएगा। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, औसत हमें गिवन होता है। औसत हमें गिवन होता है और राशियों की संख्या हमें गिवन होती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि राशियों का योग हमें ज्ञात करना होता है। जैसे मान लो कोई एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि राशियों की जो संख्या है वो हमारे पास में 5 है। राशियों की संख्या हमारे पास 5 गिवन है और औसत जो है, औसत हमारे पास में गिवन है 4। हमें ज्ञात करना राशियों का योग, तो हम क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास में आएगा 4 × 5 = 20। ये आ गया हमारे पास योग, ये हमारे पास में आ गया राशियों का योग। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। औसत बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसमें कहीं भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। इसी में हम आगे देखते हैं। सेकंड हमारे पास है
ये मैंने आपको बता दिया कि ए सम ऑफ ऑल वैल्यूज, यदि हमारे पास में एवरेज गिवन हो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें गिवन होती है, तो हम उन राशियों का योग हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। हमारे पास नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्या हम लोगों ने पहले पढ़ी है, फिर एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि वे नंबर जो हमारे गिनने के काम आते हैं, काउंटिंग में जो नंबर हमारे काम आते हैं, और हम बोल सकते हैं कि नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे होते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या स्टार्ट मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और आगे तक जो लगातार हमारे पास संख्याएं आएंगी वो सारी हमारी प्राकृत संख्याएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्राकृत संख्याओं का योग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक सूत्र है, और वो सूत्र आता है हमारे पास में, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ये हो गया हमारा प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र। अब हम देखेंगे यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कितनी हमारे पास में है वो हमारी n की वैल्यू आएगी, और फिर क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, इससे हमारी प्राकृत संख्याओं का योग आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं औसत की, और औसत का मैंने आपको सूत्र क्या बताया कि जितनी भी राशियाँ गिवन है उन राशियों का योग करेंगे, और कितनी राशियाँ हैं उनसे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सो हम प्राकृत संख्याओं का औसत यहाँ पे देखेंगे। प्राकृत संख्याओं का औसत योग मैंने आपको बता दिया क्या आएगा। प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो आएगा n प्लस 1 अपॉन 2, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, n से। n से n क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, कट जाएगा। सो हमारे पास में इसका जो औसत आएगा वो आएगा n प्लस 1 अपॉन 2। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास में कुछ प्राकृत संख्याएं हैं, हमारे पास में जो प्राकृत संख्याएं हैं वो आएगी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास प्राकृत संख्या हैं, और इन प्राकृत संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, औसत हमें इनका ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे कि हमने जो सूत्र पढ़ा है उससे हम इसको सोल्व करके देखते हैं, और फिर डायरेक्ट हमने इनको जो फॉर्मूला हमने लिखा था n प्लस 1 अपॉन 2 वाला, उससे देखेंगे आंसर हमारा सेम आने वाला है। सो हम लोग इनको सबको ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 2 ये राशियाँ हो गई हमारे पास में, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, कितनी राशि हमारे पास आ गई, 8 राशि हमारे पास में आ गई है। 8 राशि हमारे पास आ गई, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 3 होगा, 3 और 3 कितना 6, 6 और 4 10 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, और 21 7 कितने हो गए 28, और 28 और 8 कितने हो गए 36। 36 डिवाइडेड बाई 8 कितने टाइम डिवाइड हो गए, ये 4 से डिवाइड होगा, इसको ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। सो 4.5 हमारे पास में इसका एवरेज आ गया। हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे इसको। n प्लस 1/2 मैंने आपको बताया था। सो n प्लस कितनी राशियाँ, 8 राशियाँ हो गई। सो 8 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 9/2 इक्वल्स टू 4.5। सो हमारा इस फॉर्मूले से भी आंसर 4.5 आएगा, और उससे हमारा क्या आ गया 4.5 आंसर आएगा। सो हमने यहाँ पे देखा कि हमारी n जो प्राकृत संख्याएं होगी उनका हम औसत कैसे ज्ञात करेंगे। इसी में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र रहेगा या फॉर्मूला जो हमारा रहेगा वो रहेगा द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हमारे पास जो प्राकृत संख्या हैं उनका यदि हम स्क्वायर कर दें, उनका वर्ग कर दें, तो उन वर्गों का जो औसत आएगा वो हमारे पास क्या आएगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा हमारा वो आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और फिर हम देखते हैं कि यह n क्या होगा, नंबर ऑफ संख्या, कितनी हमारे पास संख्याएं गिवन है, राशियाँ हमें गिवन है, उनका क्या आएगा n उनकी वैल्यू होगी, और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज दैट मैं आपको बताऊं द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सपोज 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, ये हमारे पास राशियाँ गिवन है, नेचुरल नंबर हमें गिवन है, और इनका जो वर्ग है उनका हमें क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। सो यहाँ पे n की वैल्यू जो होने वाली है वो आएगी 4। जब n की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास में, सो हम इनका क्या करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा n की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 1 ब्रैकेट 2n 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 6।
4 + 1 5 इंटू 2 इंटू 4 8 9 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर। सो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको कट करेंगे, ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा 3 से, ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। सो हमारे पास आ गया 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7.5। सो हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैसे भी हम लोग जनरल मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते थे, बट हमारे पास क्या होता है एग्जाम में टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंसी रखती है कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें, इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, इस सूत्र का डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, तो हमारा कम टाइम में हमारा आंसर और एक्यूरेसी के साथ हमारा आंसर जो है निकल के आएगा। इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हमारे पास जो शुरुआती या हमारे पास जो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या उनका यदि क्यूब कर दें, उनका घन कर दें, मतलब जो हमारे पास राशियाँ उनकी घात 3 कर दें, तो उनका जो औसत आएगा वो औसत हमारे पास क्या रहने वाला है, उसके लिए हम सूत्र यूज करेंगे। ये सूत्र जो है वो आएगा n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4। n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4 जो है हमारे पास ये सूत्र रहेगा। सो हम देखते हैं, सपोज दैट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब, ये हमारे पास 4 नंबर है, प्राकृत संख्या है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। सो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, n की वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है हमारे पास 4। सो 4 इंटू 4 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो देखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 इंटू 4 + 1 5 का स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे, इक्वल्स टू 4 इंटू 5 25 हो गया, डिवाइड में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। सो 25 हमारा इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, औसत हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द एवरेज ऑफ क्यूब वाला हमने कर लिया, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर्स। ऑड और इवन का मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि जनरल हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिस संख्या में 2 का डिवाइड या 2 का पूरा भाग जाता है वो हमारे पास में सम संख्या होती है, और यदि 2 का पूरा भाग नहीं जाता हमारे पास में विषम संख्या होती है। तो प्राकृत संख्याओं की हम लोग बात करें कि शुरुआत से देखिए कौन सी प्राकृत संख्या जो हमारी विषम संख्या होगी और कौन सी सम संख्या होगी, और वो सब सम और विषम संख्या आएगी, उनका औसत हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं द एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स हो गया 1 3 5 7 और ये 9 और आगे तक। तो हम अभी बात कर रहे हैं ओनली ये 5 हमारे पास में विषम संख्याएं गिवन है। इन विषम संख्याओं का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम सूत्र यूज करेंगे लास्ट ऑड नंबर +1/2। सो लास्ट ऑड नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है, प्लस इसका 1 कर देंगे, डिवाइड में क्या करेंगे 2। सो 10/2 = 5 हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। और मैंने शुरुआत में एक चीज़ आपको बताई थी कि यदि विषम संख्या हमारे पास में आ रही है तो जो मध्य की जो वैल्यू होगी, मध्य का जो मान होगा वही हमारा औसत होगा। सो हमारे पास देखो 5 आया आंसर, और वैसे क्या है 2 यहाँ से देखेंगे और 2 लास्ट से, तो मिड में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, हम सूत्र से इसलिए कर रहे हैं ताकि कम समय हमें लगे, समय की बचत हमें एग्जाम में करनी होती है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे सूत्रों का यूज कर रहे हैं। नहीं तो हमारा सामान्य जो तरीका है, राशियों का योग करो और राशियों की संख्या कितनी है उनका हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर वही आने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। तो इवन और ऑड मैंने आपको बता दिया, सम और विषम संख्याओं का कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखते हैं 2 से स्टार्ट होगा, आपको पता है, क्योंकि नेचुरल नंबर की प्राकृत संख्याओं की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो हमारे पास में आएगा 2, फिर आएगा 4 6 8 एंड 10। ये हमारे पास क्या आ गई, सम प्राकृत संख्या हमारे पास में है। इन सम प्राकृत संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो क्या आएगा, लास्ट इवन नंबर +2/2। लास्ट हमारे पास इवन नंबर या लास्ट हमारे पास जो सम संख्या आने वाली है वो कौन सी है, 10 आ गई। सो 10 + 2 करेंगे और अपॉन में किसका डिवाइड कर देंगे, 2 का। सो हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 2 = आ गया 6। और ये क्या है, गिनती में विषम संख्या है, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5, तो मिड में कौन सी 6 आ रही है, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अपना आंसर भी वेरीफाई हो गया कि हम चाहे तो सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, और वैसे हम लोग ज्ञात करें डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि यदि हमारे पास लगातार सम और विषम संख्या है, और यदि वो गिनती में हमारे पास में विषम संख्या में आए, तो मध्य का जो मान होगा वही हमारा औसत रहने वाला है। और एक और तरीका आप कर सकते हो, इनको सबको ऐड कर लो, सबको जोड़ दो राशियों को, और कितनी राशि उनका भाग दोगे तो भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है।
नेक्स्ट हमारे पास द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। अब आप कंफ्यूज मत होना, पहले हमने पढ़ा था कि जो प्राकृत संख्या है उनके स्क्वायर हैं, उनका वर्ग करेंगे, उनका हमने औसत फाइंड आउट किया था, उनका औसत हमने निकाला था, उनका क्यूब निकाला था। अब हम देख रहे हैं कि द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, एन कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स की हम लोग बात कर रहे थे। इट मीन्स ये हो गया सपोज दैट 2 का स्क्वायर, फिर हमें दिया 4 का स्क्वायर, फिर हमें 6 का स्क्वायर दिया, फिर हमें 8 का स्क्वायर। इन सब का हमें क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना। अब हम सामान्य तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो पहले हमें क्या करना होगा, इनका सबका स्क्वायर करना होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 16 होगा, 6 का 13 होगा, 8 का 64 होगा। हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 4 हो गई। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी, 4। सो कितनी होगी, 2 × 4 + 1 × 4 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3। सो इक्वल्स टू 2 × 5 × 4 × 2 8 और 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 से ये 9 3 टाइम्स भाग जाएगा, डिवाइड होगा। सो यहाँ पे 10 और 3 कितना होगा, 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से हमने यहाँ तक औसत विभिन्न संख्याओं का ज्ञात करना सीखा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर टिल एन, एन तक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू कुछ संख्याएं लेके देखेंगे, कुछ प्राकृत संख्याएं, उनका जो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स आएगा, उनका स्क्वायर है, उसका हम लोग कैसे औसत फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, सो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। क्लियर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो ऑड नंबर में आएगा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। यहाँ पे कितनी वैल्यूज हमारे पास में, 4 वैल्यूज हमारे पास में गिवन है। सो 4 वैल्यूज है, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 4 आएगी। सो यहाँ पे आएगा 4 × 4 + 2 / 3। सिंपल तरीका और सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस है। 4 × 4 + 2 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आएगा। ये देखो 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा। सो हमारे पास में आ जाएगा 2 = 8 जो है 8 इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, औसत हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इफ द एवरेज ऑफ एन कॉन्जुगेटिव नंबर इज एम देन द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास एवरेज गिवन होता है और ये एग्जामिनर जो पूछता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो राशि है उनके बीच में अंतर क्या रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें यदि m हमारे पास गिवन है, सो हम क्या करेंगे, 2 × m-1 करेंगे। सपोज दैट हमारे पास कुछ राशि है, उनका औसत यदि मैं आपको बोलूँ कि उनका औसत हमारे पास 5 आ रहा है। क्लियर, सो 2 × m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 - 1 = 2 × 4 = 8। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यदि हमारे पास में राशियों का औसत गिवन है, दिया हुआ है, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू का दोनों का अंतर यदि हमसे पूछे तो हम डायरेक्ट इससे ज्ञात कर लेंगे। 2 × m-1, m हमारा यहाँ पे क्या औसत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इफ द नंबर ऑफ क्वांटिटी इन 2 ग्रुप्स इज n1 and n2 and their average x and y respectively in the combined average। सिंपल सा तरीका ये हो गया कि सपोज दैट हमारी क्लास है, उसमें छात्र और छात्राएं हैं, छात्र और छात्राएं हमारे पास में है। यदि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 20 छात्र हैं, 20 छात्र हमारे पास में है, इनका जो औसत है वो हमारे पास आ गया, इनका जो औसत है वो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास 10 है। यहाँ पे छात्राएं मान लेते हैं 15 है, छात्रों की जो संख्या है वो 15 है, और इनका जो औसत है, इन छात्राओं का जो औसत है वो हमारे पास में आ गया। सपोज इनका मैं मान लो 20 है, या थोड़ा और चेंज कर लेते हैं इसको, 5 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि जो पूरी कक्षा है उसका औसत क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल इनका जो छात्र हैं, इनकी आयु का जो योग है वो कितना आएगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 गिवन है, 10 हमें औसत गिवन है, ये आगे इनकी कुल आयु। ऐसे हम छात्राओं की बात करेंगे, 15 छात्र हमारे पास में है और 5 इनका औसत था, और डिवाइड में क्या आता है, राशियों का योग। तो कितने छात्र हैं,
20 और छात्र कितनी 15, तो ये होगा 35। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 200 प्लस ये आ गया 75 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर है? 75, 15 को 5 से 75 हो गया और 20 को 10 से 200 हो गया, और 20 छात्र थे हमारे पास में और 15 छात्राएं थी, तो 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 हमारे पास में हो गया यहाँ पे। अब ये कितना हो गया 275 यदि हमारे पास में हो गया, और ये है 35। अब देखो यहाँ से 5 का भाग दोनों में पूरा पूरा जा रहा है, 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे डिवाइड करके हम लोग देख लेंगे 5 का कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, 2 रिमेनिंग रह गया, ये 5 टाइम्स गया, और ये कितना हो गया 7, तो 55/7 जो है हमारा इसका औसत आ जाएगा। ये पॉइंट में जो भी आंसर आएगा फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है कि औसत आपको समझ में आए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका ये जो कंसेप्ट है औसत का बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये कि एक परिवार में पिता और माता की औसत जो आयु है वो 37 वर्ष है। इट मीन्स ये हो गया कि परिवार में 2 लोग हैं जिनकी औसत आयु हमें गिवन है। और आगे क्वेश्चन में है पिता, माता और उनकी इकलौती बेटी, एक बेटी है उनकी औसत आयु 29 वर्ष है। पुत्री की आयु हमें ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहले जिन लोगों की आयु गिवन है, दी हुई है, उनका टोटल आयु ज्ञात कर लेंगे, और 3 लोगों की आयु में गिवन उनकी टोटल आयु ज्ञात कर लेंगे, उनमें से घटाएंगे तो हमारे पास पुत्री की जो आयु है वो आ जाएगी। सो 2 लोग हैं, पिता और माता की कुल आयु, पिता और माता की कुल आयु की जो कुल आयु है वो आएगी। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि हमें औसत दिया हुआ है और राशियों की संख्या दी हुई है, उन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने से हमारे पास राशियों का योग आ जाता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास आयु आ जाएगी टोटल। तो 37 क्या है औसत है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 हो गया, 1 रहेगी इसमें, और ये हो गया 3 दूनी 6 और 1 7, 74 जो है वर्ष आ गए इनकी दोनों की आयु। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन है, पिता, माता और उनकी इकलौती बेटी। तो पिता प्लस माता प्लस उनकी बेटी, उनकी जो बेटी है उनकी कुल आयु कितनी होगी, तो इनका जो औसत है 29 वर्ष है। 29 है, उस 29 को 3 से गुणा करेंगे क्योंकि राशियों की संख्या हमारे पास कितनी है 3 है, पिता, माता और पुत्री। 9 9 30 27 हो गया, 2 लगेगी हासिल इसमें, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए 8। ठीक है, तो 87 वर्ष हमारे पास में आ गई। अब हमें पूछा गया पुत्री की आयु, तो पिता और माता की आयु इसमें भी है, पिता, माता और बेटी की आयु इसमें। इसका मतलब है कि इसमें से यदि इसके इन आयु को घटा देंगे तो हमारे पास में पुत्री की आयु आ जाएगी। सो 87 में से हम किसको माइनस करेंगे, 74 को माइनस हम लोग कर देंगे तो हमारे पास आएगा, देखो 7 में से 4 को घटाएंगे 3 आएगा, 8 में से आ जाएगा 13, तो हमारे पास 13 जो वर्ष है वो हमारे पास पुत्री की आयु आ जाएगी। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल आयु या कुल राशियों का जो योग आ रहा है वो निकालेंगे। जैसे हम माता और पिता की आयु हमें निकालनी है तो औसत हमें दिया हुआ था, लोगों की संख्या 2 हो गई, एक पिता और एक माता, तो कुल आयु हमारे पास 76 वर्ष या 74 वर्ष आ चुकी है। इसके साथ में हमारे पास पिता प्लस माता प्लस बेटी, इन तीनों की जो औसत आयु है 29 वर्ष, 29 वर्ष गिवन थी, 3 से गुणा करेंगे तो 87 वर्ष हमारे पास में आयु आ गई। अब हमें बेटी की आयु फाइंड आउट करनी थी, ज्ञात करनी थी, हमने क्या किया इसमें से इसको घटा दिया तो हमारे पास 13 वर्ष जो है वो आयु किसकी आ गई, बेटी की आयु हमारे पास में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में ये आ रहा है कि एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वो 35 है। यदि सफल छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 39 वर्ष है और असफल छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 वर्ष है तो सफल छात्रों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हमें देखो क्या गिवन है, औसत दिया हुआ है, छात्रों की संख्या दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, कुल अंक हमें यहाँ पे निकाल लेंगे। कुल अंक जो है वो हमारे पास में आ जाएंगे, इसी को देखते हैं हम। तो हम देखेंगे कुल अंक, कुल अंक कितने हो गए, मैंने आपको बताया था जब हमारे पास कुल अंक निकालने हैं या राशियों का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा औसत है उस औसत को राशियों की संख्या से गुणा करेंगे, राशियों की संख्या से गुणा करने में हमारे पास में कुल अंक यहाँ पे आ जाएंगे। सो 120 छात्र थे हमारे पास, इनका जो औसत था वो 35 था। ये सिंपल गणित है, कैलकुलेशन है, आप लोग कर लेंगे इसको। 35 को देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 35 को 2 से गुणा करेंगे, 35 दूना 70 आएगा, ये आ गया 0 और 7 हासिल आ जाएगी,
35 और 7 कितने हो गए 42। ये आ गया 4200 जो है कुल अंक हमारे पास में आ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि सफल छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक हमें गिवन है और असफल के भी गिवन है। हम मानते हैं सफल छात्र x होंगे। सफल छात्र क्या होंगे? x हैं। और असफल हमारे पास कितने हो जाएंगे? असफल कितने हो जाएंगे? असफल जो छात्र हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 120 माइनस x, क्योंकि हमने जो सफल छात्र x हैं तो बचे हुए छात्र तो असफल होंगे। तो 120 में से हम क्या करेंगे? x को माइनस कर देंगे। तो 120 माइनस x हमारे पास क्या हो गए? असफल छात्र आ गए। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास छात्रों की संख्या आ गई, सफल जो छात्र उनकी संख्या हमने x मान ली, उनका औसत हमें दिया हुआ है, और असफल छात्र जो है उनकी संख्या 120 माइनस x आ गई, उनका औसत हमें दिया हुआ है। इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ के जब इसमें घटा देंगे तो जो बाकी जो आएगा हमारे पास में वो छात्रों की संख्या आ जाएगी। कैसे आएगी वो हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि सफल छात्रों के अंक कितने हैं। सफल छात्रों के अंक, सफल छात्रों के अंक कितने आएंगे? x इनकी संख्या है और इनका जो औसत है वो 39 है। सो कितना आ गया? 39x। ये आ गया इनका कुल अंक। और असफल के कितने आ जाएंगे? असफल जो छात्र है हमारे पास में, असफल छात्रों के जो अंक हैं वो हमारे पास आएंगे 120 माइनस x, इसको गुणा करेंगे किससे? 15 से। सो कितने आ जाएंगे? 15 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा तरीका है, जीरो तो अपनी जगह आएगा, 15 को 2 से करो, 15 दूनी 30, फिर जीरो आएगा, इसमें जो हासिल बोलते हैं 3 आएगी, 15 और 3 18, ये हमारे पास में आ जाएंगे 1800 और माइनस हो जाएगा 15x। माइनस हमारे पास में क्या आ जाएगा? 15x हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कुल अंक हमारे पास कितने? 4200 थे। 4200 थे। सफल छात्रों के अंक हमारे पास कितने आ गए? सफल छात्रों के अंक आ गए 39x प्लस असफल के कितने आ गए हमारे पास? 1800 माइनस ये आ गए हमारे पास 15x। अब कितने आ गए हमारे पास? 4200। 3900 में से 15x गए तो हमारे पास कितने बचेंगे? 24x प्लस 1800। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 24x इक्वस टू ये 4200 है, इसमें से 1800 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1800 जब हम लोग माइनस करेंगे सो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास में 2400। सो 2400x इक्वस टू 24x से 2400 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे? x 2400 में 24 का भाग डिवाइड करेंगे। सो 2400 डिवाइडेड बाय 24, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 2400 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ गया 24 इक्वस टू आ गया 100। हमारे पास क्या आ गया? 100 आ गया। सो जो है इसका आंसर आ गया। आप देखो थोड़ा सा आपको लग रहा हो कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, आपको ऐसा टफ लग रहा हो, टफ जैसा कोई सिस्टम नहीं है। बेसिक कंसेप्ट को हमें ध्यान रखते हैं, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या गिवन था? परीक्षा में छात्रों की संख्या दी हुई थी और उनके औसत अंक में दिए हुए थे, तो हमने कुल जो अंक हैं वो ज्ञात कर लिए। फिर हमने मान लिया कि सफल छात्र x है हमारे पास में, तो असफल 120 माइनस x हो गए, तो सफल छात्रों के अंक हमने निकाल लिए x के रूप में और असफल छात्रों के कुल अंक हमने निकाल लिए, दोनों को इक्वल रखा, वहाँ से हमने x का जो मान है वो निकाल लिया। x का यदि मान हमारे पास में आ गया तो ये पूछा सफल छात्रों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो सफल छात्रों की संख्या हमारे पास कितने आ गई? 100 आ गई। अब एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान ये रखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है? सफल छात्र पूछे थे, गलती से एग्जामिनर हमें असफल छात्र पूछ ले, हम जल्दीबाजी में क्या करके आ जाते हैं कि हम वहाँ पे सफल छात्रों का जो मान है वो निकाल के आ जाते हैं, जबकि हमें क्या निकालना होता है? क्वेश्चन में ये भी देखना होता है कि सफल पूछे असफल पूछे। यदि असफल छात्रों का संख्या पूछता तो हमारे पास कितनी आती? 20 आती। 20 हमारे पास असफल छात्रों की संख्या यहाँ पे आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन ए से बी तक यात्रा करती है। सपोज ये 2 स्टेशन है हमारे पास में, 2 स्टेशन है, ये ए स्टेशन है और ये हमारे पास में एक बी स्टेशन है। एक ट्रेन जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ए से बी तक। ये ट्रेन है, ये ट्रेन ए से बी तक जाती है तो उसकी जो गति है वो रहती है हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। और यदि ट्रेन वापस आती है
बी से ए में, तो उसकी जो गति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड रहती है। तो इसकी जो औसत चाल होगी, औसत जो गति होगी वो क्या होगी? तो जब दूरी समान रहती है, जब दूरी समान रहेगी तो हम वहाँ पे एक डायरेक्ट सूत्र यूज करते हैं, और वो सूत्र हमारा आता है औसत चाल का। औसत चाल का जो सूत्र हमारा आएगा, औसत गति बोल देते हैं इसको। औसत गति जो आएगी वो आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि v1 v2 क्या आ गया? v1 जो है पहले जब ये समान दूरी तय की तब की इसकी चाल ये है, और जब वापस आई या उतनी ही समान दूरी वो तय करे तब उसकी चाल कितनी है? v2। सो यहाँ पर हम देखते हैं v1 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में 20 किलोमीटर प्रति आवर। v2 का जो मान हमारे पास में आ गया वो 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। वैल्यू हमारे सूत्र में रखेंगे। सो यहाँ पे आएगा 2, v1 की कितनी है 20, v2 की 30 अपॉन, दोनों को ऐड करेंगे सो 20 प्लस 30। देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। इनको देखो 2 जीरो लगी हुई तो 2 जीरो आ जाएगी। 3 को 2 से मल्टी 6 हो गया, और 6 को कितने आ गई 12, डिवाइडेड बाय क्या आ गई हमारे पास में 50। तो ये आ गई 50 हमारे पास वैल्यू। ये 0 से 0 हमारे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब 120 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कितनी 2 टाइम्स आएगा, 20 हो गया तो ये 4 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। 24 किलोमीटर पर आवर हमारा जो है वो आंसर आएगा इसका। ये आंसर हमारा यहाँ पर है। क्लियर हुआ? तो जब भी कोई भी ट्रेन हो, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी मनुष्य हो, यदि वो समान दूरी अलग अलग चाल से तय करता है तो वहाँ पे हमारा ये सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हमारा जो औसत चाल है वो आ जाएगी। लेकिन कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि दूरी समान होनी चाहिए। यदि दूरी समान नहीं है तो फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करेंगे? कुल तय की गई दूरी में समय का भाग देंगे तो हमारे पास में वहाँ पे औसत जो चाल हमारी है वो आ जाती है। थैंक यू। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका औसत का जो फोबिया है, औसत का जो डर आपके मन में बैठा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भी इससे औसत से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा।